हेलो एंड स्वागत है आपका माही क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम लोग 20 मिनट्स में मनी और क्रेडिट, जो इकोनॉमिक्स का बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, फिनिश करने वाले हैं ओनली इन 20 मिनट्स। मनी एंड क्रेडिट इकोनॉमिक्स का क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग, मनी होता क्या है। तो मनी एक जस्ट पेपर और पीस ऑफ पेपर है या कॉइन है, कोई भी ऐसी चीज है जिस पे गवर्नमेंट अपनी मोहर लगा देती है, उसे लीगल टेंडर बना देती है और एक मीडियम बन जाता है एक्सचेंज का, जिससे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, दे सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मनी। तो मनी एक मीडियम इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है, जिससे हम लोग कोई चीज एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं दुकानदार को पैसे दे दूंगा, वो मुझे चीज दे देगा। तो ये क्या हुआ, तो ये मनी का एक फंक्शन हुआ नॉर्मली। तो आपको मनी याद रखना है क्या है। मनी की डेफिनेशन कभी आपसे नहीं पूछेगा, तो मनी होता क्या है ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको समझना है क्योंकि भाई चैप्टर का हिस्सा है और डे टू डे लाइफ में इसका हम लोग यूज करते हैं। कभी कोई माल खरीदने के लिए, गुड्स मतलब माल, या कोई चीज हमें बेचनी हो या कोई चीज खरीदनी हो, तो हमें वहां पर पैसे का यूज आता है और पैसा इसीलिए यूज होता है। तो ये एक ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन का सबसे सरल माध्यम है ना। हमें कोई चीज चाहिए होगी या चीज कोई खरीदनी होगी, तो वहां पर एक चीज काम आएगी, अपना पैसा, है ना। सेकेंड टॉपिक क्या आएगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है। तो पहले के समय क्या होता था, इसको हम लोग बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, बार्टर सिस्टम। और ये सिस्टम क्या है, मान लो किसी व्यक्ति को, ये मान लो सोनू है और सोनू एक किसान है और इसके खेत में गेहूं ज़्यादा होता है और इसके पास ढेर सारे गेहूं है। अब एक मोनू है भाई और मोनू के खेत में चावल ज़्यादा होता है। अब क्या करेंगे ये लोग, सोनू को किसी दिन बाय चांस मोनू मिल गया। अब सोनू मोनू से कहेगा भाई मेरे पास चावल है, मेरे पास गेहूं है। मोनू कहेगा मेरे पास चावल है, मेरे को गेहूं खाने का मन करता है। अब मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे चलता ही नहीं था उस समय, तो क्या करा जाए। तो ये कहेगा सोनू से, एक काम करो तुम मेरा गेहूं ले लो और मुझे अपना चावल दे दो, और उसी क्वांटिटी में, है ना। अब राइस का रेट और व्हीट का रेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन अब यहां पर दोनों की नीड्स फंस रही हैं। इसको मोनू को चाहिए चावल और सोनू को चाहिए, मोनू को चाहिए चावल और सोनू को चाहिए भाई चावल और मोनू को चाहिए गेहूं। और इन दोनों को जब दोनों चीज चाहिए एक्सचेंज कर लेंगे, तो यहीं पर एक मामला बैठ जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसमें नुकसान क्या है पता है, अब भाई दूसरा बंदा ऐसा मिलना चाहिए जिसको हम अपनी चीज को दे सके, मतलब मेरी चीज या मेरा प्रोडक्ट को दूसरे व्यक्ति को जरूरत होनी चाहिए और उसकी चीज को मैं एज अ नीड मुझे को होनी चाहिए, तभी मैं भाई बार्टर सिस्टम में आ सकता हूं। और बार्टर सिस्टम में दो पार्टीज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसका नाम पड़ा डबल कोइंसिडेंस। भाई दुर्भाग्य बनेगा या कभी भी सौभाग्य बनेगा जब कोई व्यक्ति मेरी नीड वाला, जो मेरी ज़रूरत को पूरा कर सके और मैं उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकूं, जब दोनों का मिलन हो जाएगा, मतलब दो पार्टीज जब एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा कर रही होंगी और दोनों मिल जाएंगी, तब हम उसको बोलेंगे बार्टर सिस्टम। बहुत मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल है बार्टर सिस्टम आज के समय में। पहले तो ये चलता था, आज भी लोग गांव में आइसक्रीम दे देते हैं और गांव वाले उनको गेहूं दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, है ना। आज भी हमारे गली मोहल्लों में आता है, बाल झड़े हुए बाल दे दो और वो अपने को गुब्बारा या बर्तन कोई दे देगा। आज भी अपने गली में कोई आता है, मोबाइल दे दो टूटा फूटा, तो वो अपने को कोई बर्तन दे जाता है ना। तो ये बार्टर सिस्टम है। जब आप कोई चीज के बदले चीज ले लो तो उसे हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज होता है, दोनों पार्टीज राजी होनी चाहिए बेचने और खरीदने के लिए, तभी बार्टर सिस्टम पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। इसको हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट भी कहते हैं और ये पहले के समय बहुत चलता था, आपको इतना याद रखना है। अब आगे बढ़ेंगे, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। मान लो एक बैंक है और उस बैंक में आपने काफ़ी पैसा इकट्ठा कर दिया, लेकिन जब मान लो आपको ज़रूरत पड़ी, आपके घर में कोई बीमार पड़ गया या आपके फीस जमा करनी है, तो ढेर सारी नीड्स होती हैं, तो आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप
बैंक में जाओगे और डिमांड करोगे कि भाई मेरे को इतना पैसा निकालना है, तो आपका जो पैसा जमा हुआ है, डिपॉजिट है, आपके डिमांड पर आप कभी भी निकाल सकते हो। आप लोग के दिमाग खुराफात आ रही होगी, कहोगे सर संडे तो बैंक बंद कर रहती है और हमें जरूरत पड़ेगी तब क्या करेंगे? एटीएम तो है ना, एटीएम तो है ना, यूपीआई तो है ना, तो कभी भी जब जरूरत पड़ेगी आपकी डिमांड पर आपका पैसा आप निकाल सकते हो बैंक से। दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट दैट कैन बी विड्रॉन, मतलब निकाला जा सके आपकी डिमांड पर जब आपको जरूरत पड़े। पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे लाइफ, और हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है ना। अब भाई उसकी जरूरत पड़ेगी तो हमको पैसे चाहिए। फॉर इंस्टेंस वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ये आपको एग्जांपल देके समझाया हुआ है कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम पैसे की डिमांड होगी। अब पैसा कैसे, किससे मांगे? अपना पैसा हमें मांगने पर मिल जाए और सेफ भी रहे बैंक में, इसीलिए जमा कर देते हैं। इंटरेस्ट भी मिलता है बैंक में और जरूरत पड़ने पर हम निकाल भी सकते हैं। इससे बढ़िया क्या चीज है? तो इसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। अपना पैसा जो बैंक में रखा हुआ है, जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाला जा सकता है, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। आगे की बात आएगी चेक क्या होता है। तो चेक एक पीस ऑफ पेपर होता है जो बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, जिसमें आपका अकाउंट नंबर, आपका सारी चीजें, IFSC कोड सब कुछ लिखा रहता है, और आप भाई चेक किसी को दे दोगे तो आपका अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर या उसको कैश दे दिया जाएगा। बहुत सारे मीडियम होते हैं, ब्लैंक चेक होती है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो वो तो आपको सिलेबस में नहीं दिखाया जाएगा और ना है, तो मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूं। तो चेक क्या होती है? चेक बैंक के द्वारा इशू किया गया एक पेपर होता है जो भाई ट्रांजैक्शन के काम, लेन और देन के काम आता है। तो इतना बात आपको याद रखनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है भाई पीस ऑफ पेपर, कभी भी किसी को साइन किया हुआ ब्लैंक चेक मिल जाता है ना तो मजा आ जाती है। आप जितना जीरो भरना है भर लो, है ना। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो RBI है ना, इसको हम लोग बैंकों की बैंक कहते हैं और ये दूसरी बैंक को भी कंट्रोल करती है। मान लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मान लो पंजाब नेशनल बैंक है, मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा है, मान लो बैंक ऑफ इंडिया है, मान लो यूनियन बैंक है। इतनी सारी बैंक है, ये नेशनलाइज बैंक्स है। और प्राइवेट बैंक भी आप जानते हो, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है। तो इन सारी बैंक्स को कंट्रोल करने का काम कौन करेगी? RBI। इन बैंकों को कितना पैसा देना है, इन बैंकों, ये बैंकें कितना लोन देंगी कस्टमर्स को, तो ये सब कंट्रोल करेगा। इनकी दद्दा जी बैठे हैं ऊपर RBI। तो RBI को हम लोग बैंक ऑफ बैंक भी कहते हैं क्योंकि ये दूसरे बैंक्स को भी कंट्रोल करती है ना। और ये इंडिया की तरफ से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसे भी छापती है, पैसे को कंट्रोल करती है। कितना पैसा छपेगा, तो पैसा, करेंसी छापने का काम और बैंकों को कंट्रोल करने का काम, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट लिया जाएगा, कितना इन्फ्लेशन होगा, कितना इन्फ्लेशन नहीं होगा, सब कुछ कंट्रोल करती है अपनी RBI। तो RBI को बैंकों का बैंक कहते हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है और ये पैराग्राफ पढ़ लेना। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट मतलब होता है लोन। जब आपके पास पैसा ना हो और दूसरे का पैसा दिया हुआ आप इस्तेमाल करो तो उसको हम लोग लोन कहते हैं। तो लोन भाई, लोन में दो लोग होते हैं, एक देने वाली पार्टी और एक लेने वाली पार्टी। मान लो सुरेश ने बैंक से 2 लाख रुपए ले रखे हैं, 2 लाख रुपए ले रखे सुरेश ने बैंक से। तो भाई बैंक ने इसको दिया तो बैंक क्या हो गई? बैंक हो गई लेंडर, है ना, बैंक हो गई लेंडर। और जो सुरेश हो गया वो क्या हो गया? बोरोवर। तो दो पार्टीज होती हैं, एक लेने वाला एक देने वाला, और लेने वाले को हम लोग कहते हैं बोरोवर या फिर लोन, है ना। इतनी बात आपको याद रखनी है, लोन लेने वाला। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आएगा कोलैटरल्स। अब भाई बैंक पैसा तो दे देगी, आप ले भी लोगे, तो बैंक आपको जब पैसा देती है तो किस गारंटी पे देगी कि आप भागोगे नहीं उसका पैसा लेके, है ना। जब बोरोवर बैंक से पैसा लेता है, क्या गारंटी रहती कि आप भागोगे नहीं? तो भाई बैंक आपसे कुछ पेपर वर्क कराएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएगी, या कभी कभी आपकी जो घर की रजिस्ट्री होती है वो जमा करा लेती है। तो जो चीज़ें आप एज अ गारंटी बैंक को देते हो कि भैया हम नहीं भागेंगे, हमको ज़रूरत है, पैसा दे दो ना भाई, है ना। तो जब आप पैसे लेने के लिए जो चीज़ें आप इसको देते हो उसको हम लोग बोलते हैं कोलैटरल्स। समझ लो ये गारंटी के तौर पे दिया जाता है। अगर आप भाग गए कभी भी, है ना, नीरव मोदी की तरह, तो क्या होगा? नीरव मोदी
की तो बातें नहीं करता, विजय माल्या की तो बातें छोड़ो, मैं नहीं बात करना चाहता ऐसे लोगों की। तो बैंक से जब आप पैसा लेते हो तो कुछ गारंटी के तौर पे भाई बैंक को देना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलैटरल्स। कोलैटरल्स कुछ एसेज होते हैं जो आप अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, इन सब को दाव में लगा के आप उससे पैसा ले लेते हो एज अ गारंटी के तौर पे, दैट इज कॉल्ड कोलैटरल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज में ये बन सकता है। अब आगे की बात आएगी टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। अब भाई लोन ले रहे हो तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें होंगी, तो आपसे पूछा जाएगा, आप पूछोगे बैंक से आके कि हम लोन ले रहे, कितना परसेंट लगा रहे हो भैया, कितना पैसा बढ़ के हमको देना पड़ेगा, बढ़ा के देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट आप पूछते हो बैंक से, और बैंक से पूछोगे क्या क्या देना पड़ेगा हमें लोन लेने के लिए, क्या गारंटी में रखना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो जब आप लोन लेते हो तब आपको ये सारी चीज़ें पता रखनी होती है और देना भी होता है बैंक को, ताकि आपको लोन अच्छे से मिल पाए और कभी भी नौटंकी ना हो बैंक के साथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, उधार या लोन लेने की शर्तें। ये शर्तें हैं, है ना, जो बोरोवर और लेंडर के बीच होती हैं। बोरोवर बोले मान लो कोई व्यक्ति है जो उधार ले रहा है, सुरेश, और यहाँ पर बैंक, तो बैंक और बोरोवर के बीच में टर्म्स ऑफ क्रेडिट होगा कि हम आपको इतना % में देंगे लोन और इतने समय में आपको चुकाना होगा, इतनी इतनी चीज़ें आपको जमा करनी होंगी और इतने इतने डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, दैट इज नोन एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आएंगे दो सेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि भाई, गवर्नमेंट अभी जो चाहेगी बता दूंगा, दो सेक्टर्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर और एक इनफॉर्मल सेक्टर होता है। फॉर्मल सेक्टर समझ लो सरकारी, है ना, गवर्नमेंट चीज़ें, सरकारी समझ के लिख देना, आंसर बन जाएगा। इनफॉर्मल सेक्टर समझ लो प्राइवेट सेक्टर। ये फॉर्मल सेक्टर में क्या है, आप जो काम करोगे उसके वर्किंग आवर फिक्स है, यहाँ पर वर्किंग आवर फिक्स है। सरकारी नौकरी में 8 घंटे आप कब को काम करने होते हैं, वर्किंग आवर फिक्स है। और अगर आप एक्स्ट्रा भी काम करोगे, ओवर टाइम करोगे, तो ओवर टाइम का भी पैसा मिलेगा, ओवर टाइम का भी आपको पे किया जाएगा। लेकिन इधर क्या है, इधर आपसे 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करा लेगा, वर्किंग आवर फिक्स नहीं है, वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड, और ओवर टाइम भी करा लेगा तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। इधर आप छुट्टी लोगे, इधर आपने लीव ली तो उसका भी पैसा नहीं कटेगा, इधर आपने लीव ले ली तो आपका पैसा उड़ा देगा सैलरी से, है ना। और इधर आपको हेल्थ फैसिलिटीज भी मिलती हैं, सरकारी समझ के लिख दो, आंसर बोल रहा हूं मैं, हेल्थ फैसिलिटीज भी मिलती हैं। इधर कोई भी आपको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, बीमार पड़ गए पड़े रहो बेड में, कोई देखने तक ना आएगा, है ना। और इधर आपको बोनस वगैरह भी मिलता है, अलाउंस वगैरह भी मिलता है, बोनस और अलाउंस भी मिलता है। लेकिन इधर कुछ नहीं मिलता, आप पसीने में डूबते रहो, काम करते रहो। और इधर सिर्फ और सिर्फ जो मालिक होता है ना, मालिक, है ना, मालिक जो होता है, मालिक उसका ही प्रॉफिट होता है। जो सिंगल पर्सन होता है वो अपने प्रॉफिट के लिए सोचता है, लेकिन इधर सबका प्रॉफिट होता है, सबका प्रॉफिट। ये बातें आपको याद रखनी है, आपको आंसर लिखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये और ये, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो ये बात जरूर याद रखना। अब आगे बढ़ेंगे, अब आएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, मान लो गांव में कुछ लोग हैं और सबको ज़रूरत पड़ती रहती है पैसों की, और सारे मिडिल क्लास वाले, कोई अमीर ज़्यादा है नहीं, तो भाई अचानक से किसी का बेटा बीमार पड़ जाता है, या किसी को कुछ ज़रूरत पड़ जाती है, किसी को बेटी की शादी करनी होती है, तो किसी को अपनी फीस देनी होती है स्कूल की। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, गांव में जितने भी औरतें हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, मेन औरतें ही होती हैं ज़्यादातर इसमें, वो सब इकट्ठा होते हैं और ये लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, 15 से 20 लोग इसमें शामिल होते हैं और सब कुछ सेविंग्स जो होती है पर मंथ वो इकट्ठा करते हैं, 25 से 100 रुपये इकट्ठा करते हैं, और जिसको ज़रूरत पड़ती है उसको दे दिया जाता है, और वो भी धीरे धीरे पे करता रहता है। और मेन काम क्या है कि कभी भी इंटरेस्ट पे करने में प्रॉब्लम आए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जिंदाबाद, और यही बहुत सारे गांव में चल भी रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है ना, गांव के लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, शहर में भी चल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, करेंसी कौन इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, तो भाई इसके लिए आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी इशू करती है, लेकिन सिक्के इशू करती है कौन, फाइनेंस मिनिस्टर सिक्के इशू करती है, बाकी नोट्स वगैरह के लिए तो आरबीआई है। अब इसके बाद बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। क्रेडिट के लिए इनफॉर्मल सेक्टर को गवर्नमेंट क्यों डिस्करेज कर रही है। देखो, इनफॉर्मल सेक्टर से अगर आप लोन लोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे, क्यों भाई, प्राइवेट है, इसमें जो हेड रहेगा, मेन रहेगा, जो इंडस्ट्री का हेड रहेगा या कोई भी व्यक्ति जो मालिक रहेगा, वो अपना प्रॉफिट सोचेगा, वो नहीं सोचेगा कि वर्कर का ऐसा हो जाए, वो सोचेगा ये मर भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना प्रॉफिट होना चाहिए, है
ना। तो 85% जो लोन लेते हैं गरीब लोग वो इनफॉर्मल सेक्टर से ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और नहीं पे कर पाने के चक्कर में उनकी जो ज़मीन जायदाद सब की सब गिरवी जो रखी रहती है वो हथिया लेते हैं ये लोग। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ऐसा गरीब आदमी मरे। इनफॉर्मल जो लेंडर्स होते हैं है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे लगाते हैं किस पर, जो बोरो करने आता है पैसा का, है ना। जब आप गांव में पैसा लेने जाओगे ना, जो साहूकार होगा बहुत हुमच के टैक्स लगाएगा और इतना टैक्स लगाएगा कि जितना आपने पैसा लिया ना 1-1.5 साल में डबल कर देगा इंटरेस्ट। तो भाई गरीब आदमी कैसे पे कर पाएगा। तो गवर्नमेंट इसीलिए इसको डिस्करेज कर रही है, इसको हटा रही है। इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ना लो, कोऑपरेटिव बैंक से ले लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। और इसमें लार्जर पार्ट जो अर्निंग होता है ना बोरोवर का, उसको भाई वो पे ही नहीं कर पाता। जितना मान लो 50,000 रुपये उठाया है, इंटरेस्ट इतना बढ़ा देगा कि 50,000 जो उठाया वो तो पे ना करो, इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाएगा जितना ब्याज उस पर लगता है। तो ब्याज तो पे नहीं कर पाओगे, जो पैसा आपने रियल में उठाया प्रिंसिपल वो भी नहीं पे कर पाओगे। तो इसलिए बहुत खतरनाक चीज़ है। और सर्टेन केसेस में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा ब्याज लगा दिया जाता है कि भाई उसकी इनकम भी कम पड़ जाती है बोरोवर की। अब फिर इसके बाद वो चाहता है कि ले जा प्लाट ले जा, या फांसी लगा लेगा, या किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो गवर्नमेंट सच में ये जो काम कर रही है वो अच्छा कर रही है। गांव के जो लोग हैं या शहर के जो लोग हैं जो दूसरी जगह से लोन लेते हैं प्राइवेट सेक्टर से या इनफॉर्मल सेक्टर से, दैट इज़ खतरनाक। अच्छा, अब एक बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है 3 या 5 नंबर का। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आपको जो मैंने बात बताई, ज़्यादातर ये गांव की औरतें इसको लीड करती हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 लोग होते हैं और जितने भी लोग होते हैं रेगुलरली 50 से 100 रुपये तक की जमा करते हैं, ताकि उनको जब ज़रूरत पड़े तो पैसा मिल जाए। और रेगुलर इनकी मीटिंग्स होती रहती हैं और इंटरेस्ट वगैरह इस पर कोई नहीं लगता, है ना, बहुत कम भी रहता है। मनी लेंडर्स की अपेक्षा मनी लेंडर्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। और 1 और 2 साल तक ये अगर आप रेगुलर जुड़े रहे, सेविंग्स करते रहे, तो आप इतने काबिल हो जाओगे कि बैंक का जो लोन है वो भी पे कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप इसको पढ़ डालना, ये 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा।